कि मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो सिर्फ केवल रामविलास पासवान जी ही उसमें नहीं थे, जबकि जिनके जो सूझबूझ के साथ लगातार विभिन्न मंत्रिमंडलों में बने रहे, विभिन्न गठबंधनों में जाते रहे, बल्कि मांझी जी की भी दूरदृष्टि है। और उस दूरदृष्टि और जो उन्होंने एक राजनीति में जो एक लंबा समय जो गुजारा है 1980 से और लेकर अब तक वो सक्रिय हैं राजनीति में, तो इनको भी अब राजनीति की बहुत ज़बरदस्त राजनीति पर पकड़ हो गई हुई है। जो एनडीए है उसमें एनडीए की नीतियों और ख़ास करके जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके लिए खुलकर बैटिंग बॉलिंग करने वाले अगर बिहार में कोई आदमी एक लीडर आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है तो वो जो है सो जीतन राम मांझी दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि पासवान समाज तो बहुत ही समृद्ध समाज है, बहुत ही जुझारू समाज है, बहुत ही लड़ाकू समाज है। तो पासवान समाज से अगर कोई आगे बढ़ता है तो वो बहुत ही नेचुरल चीज़ है। लेकिन एक मुसहर समाज का व्यक्ति जो समाज अभी भी बहुत बिहार में पिछड़ा हुआ है, उस समाज का व्यक्ति अगर आज केंद्र में मंत्री में बना हुआ है, केंद्रीय मंत्री है, राज्य में उसके पुत्र मंत्री बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसको एक बड़ी बात है राजनीति के अंदर। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम आपको जो बिहार की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें हम आपको बता चुके हैं, भाजपा, कांग्रेस, राजद, इसके अलावा लोजपा है इसके बारे में। आज हम आपको बताने वाले हैं हम जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इस नाम से पार्टी है। ये पार्टी काफ़ी नई पार्टी है, लेकिन इस पार्टी को बनाने वाले जो हैं उनका इतिहास क्या रहा, कैसे कैसे ये पार्टी किन परिस्थितियों में बनी, इसके बारे में बताएंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। देखिए, ये जो हिंदुस्तान अवामी मोर्चा सेकुलर, ये पार्टी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है। जब जीतन राम मांझी एक विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री बने और फिर मुख्यमंत्री से हटे, उसके बाद इस पार्टी का निर्माण हुआ है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम चर्चा कर लें कि इस पार्टी के जो संस्थापक हैं जीतन राम मांझी जी, उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा है, क्योंकि उसको जानने से हम लोग अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि वो राजनीति में जो सक्सेस उनको मिला है, राजनीति में जो आगे बढ़े हैं, वो कैसे आगे बढ़े हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि एक गया ज़िले में एक महाकार गांव है, वहीं के एकदम एक तरह से पिछड़े और गरीब परिवार में, किसान मजदूर के परिवार में इनका जन्म हुआ था 1948 में। और फिर उसके बाद से ये सरकारी सेवा में भी आए, टेलीकॉम विभाग में इन्होंने नौकरी की। लेकिन 1980 में ये कांग्रेस के साथ जुड़ गए और इनको टिकट भी मिला और चुनाव ये जीते भी। वो जो 10 वर्षों का काल है 1980 से 1990 तक का, उसमें लगातार वो विभिन्न मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्रित्व में ये उप मंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री होते रहे। मतलब ये भी एक तरह से मौसम राजनीति के मौसम वैज्ञानिक की तरह ही कर। ये तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये मौसम वैज्ञानिक में रामविलास पासवान जी का भी नाम आता है, और इनका नाम लिया जाए कि नहीं लिया जाए ये हम लोग जनता पर छोड़ेंगे और हम लोग बाद में देखें। तो ये 1980 से 1990 तक, वो चाहे सत्येंद्र नारायण सिंह हों, चाहे बिंदेश्वरी दुबे हों, चाहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा हों, या फिर चंद्रशेखर सिंह हो, सब के मुख्यमंत्रित्व काल में ये मंत्री रहे, उप मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। 1990 में ये चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद इन्होंने कुछ दिन के बाद जनता दल, जो 1990 में सत्ता में आ गई थी और मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव आ गए थे, उस पार्टी को ये ज्वाइन कर लेते हैं। 1996 में 12 चट्टी में एक उपचुनाव होता है जिसमें फिर ये चुनाव जीतते हैं, और चुनाव जीतने के बाद
तब तक 1997 में सबको मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हो जाता है लालू जी के द्वारा, और ये राजद में चले जाते हैं और फिर इनको मंत्री पद मिल जाता है। और इस हिसाब से फिर 2000 में भी ये चुनाव जीतते हैं और इस तरह से राजद में रह के ये लगातार मंत्री पद पाते हैं। 2005 के नवंबर में जो चुनाव होता है उसके पहले ये जनता दल यू में चले जाते हैं और जनता दल यू के टिकट पर ये चुनाव जीतते हैं। और उसके बाद इनको जब सरकार बनती है एनडीए की, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं, उसमें इनको मंत्री पद की, कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। लेकिन इन पर कुछ पिछला कोई आरोप था, कोई मामला था जिसका पता चल जाता है, तो इनको इनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है 2 दिन के बाद। और फिर उसके बाद 2008 तक इनको इंतज़ार करना पड़ता है। और 2008 में जब उस जो केस था इन पर, उससे जब वो बरी हो जाते हैं बिल्कुल, तो फिर उसके बाद से इनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है। और तब से लगातार जो एनडीए की सरकार रही उसमें ये मंत्रिमंडल में स्थान पाते जाते हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड करती है कि मोदी लीड करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन होगा उसको मोदी लीड करेंगे, जिसको कि नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हैं और नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाते हैं और वामपंथियों की मदद से यहाँ सरकार बनती है। नेचुरली जदयू में होने के कारण जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ होते हैं और फिर नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव में अकेले, जेडीयू जो है सो अकेले चुनाव लड़ती है और उनको 2 स्थान आता है। और उसके बाद उस हार की जिम्मेवारी लेते हुए नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। और चूँकि जदयू को वामपंथी दलों के सपोर्ट से बहुमत है, इसलिए जीतन राम मांझी अपने सबसे विश्वस्त को मुख्यमंत्री बना देते। और इस तरह से जीतन राम मांझी को एक विशेष परिस्थिति में बिहार का मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिलता है और ये तीसरे शेड्यूल कास्ट मुख्यमंत्री होते हैं बिहार के। ये बहुत बड़ी बात है कि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, एक पिछड़े समाज से, एक दलित समाज का व्यक्ति, मुसहर समाज जो सबसे माने महादलित में सबसे निचले पावदान पर खड़ा है, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है, इसलिए कि उनकी जो कार्यशैली थी वो नीतीश कुमार की कार्यशैली से मिलती जुलती नहीं थी, इसलिए दोनों में निश्चित रूप से अलगाव होना था। और एक समय आता है जब नीतीश कुमार की तरफ से उनको सूचना जाती है कि आप इस्तीफ़ा कर दीजिए। वो इस्तीफ़ा के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो और वो कहते हैं कि हम जो है सो अविश्वास प्रस्ताव फेस करेंगे। लेकिन उसके बाद उनको लग जाता है कि नहीं साहब, हम विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे, तो वो इस्तीफ़ा कर देते हैं और फिर से लगभग 8 महीने के गैप के बाद नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो एक तरह से आप समझें कि नीतीश कुमार की भी बात अगर आप करें तो 2005 से लेके अब तक में वही पीरियड है जिसमें वो मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, ब्रेक किक होता है और जीतन राम मांझी उनका स्थान है। 2015 के चुनाव में ये एनडीए में चले जाते हैं, यानी अब तो नीतीश कुमार से इनका अलगाव बढ़ गया, क्योंकि इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो इसलिए अब एनडीए में चले जाते हैं। और एनडीए उस समय भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर 2015 के चुनाव में जाती है और जैसा कि साफ लग रहा था और वही हुआ भी कि वहाँ पर एनडीए की हार होती है। और उसमें 2015 के चुनाव में इनको 21 स्थान विधानसभा का इनको मिलता है, जिसमें केवल 1 सीट पर ये चुनाव खुद अपने ये 2 जगह से लड़ते हैं, मखदूमपुर से और इमामगंज से, जिसमें ये इमामगंज से चुनाव जीतते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब इनका 21 इनको एनडीए देती है और उसमें सिर्फ 1 सीट ये जीत पाते हैं। उसके बाद फिर आप सब लोगों को मालूम है कि 2 वर्षों के बाद फिर से नीतीश कुमार एक बार एनडीए के साथ चले जाते हैं। नेचुरली जब एनडीए के साथ जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी दोनों एनडीए छोड़कर और एनडीए से बाहर हो जाती है और जीतन राम मांझी राजद के साथ चले जाते हैं, माने उस महागठबंधन में चले जाते हैं। और 2019 का लोकसभा चुनाव वो राजद गठबंधन के साथ लड़ते हैं, लेकिन
राजद गठबंधन उनको 3 सीट देती है, लेकिन 3 सीट में से एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाते हैं। इस तरह से हम पार्टी लोकसभा में 2019 में बिल्कुल शून्य पर पहुंच जाती है। उसके बाद फिर 2020 में ये एनडीए फोल्ड में लौट आते हैं और एनडीए उनको 7 सीट देती है, यानी नीतीश कुमार जिसके एनडीए के लीड कर रहे हैं वहाँ से इनको 7 सीट मिलता है, जिस 7 सीट में ये 4 सीट ये जीत जाते हैं 2020 के चुनाव में। 2020 के चुनाव में इनको 7 सीट दिया जाता है, जिसमें से 4 सीट जीतते हैं। इसमें से 3 सीट रिजर्व्ड है, वो है बाराचट्टी, जहाँ से इनकी समधिन ज्योति देवी चुनाव जीती हुई हैं, और सिकंदरा, वो भी सुरक्षित सीट है, वहाँ से प्रफुल्ल कुमार सिंह चुनाव जीते हुए हैं, और अभी जो इमामगंज में उपचुनाव हुआ है उसमें इनकी बहू दीपा माझी चुनाव जीती हुई हैं, और एक जो अनारक्षित सीट है टेकारी का, उसमें अनिल कुमार चुनाव जीते हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 3 सीट जो अभी विधानसभा का है वो तीनों इनके परिवार का है, सिर्फ एक अनारक्षित सीट जो है वो उन्होंने अनिल कुमार को दिया हुआ है, जो चुनाव वहाँ से जीते हुए हैं। और जब 2024 का लोकसभा का चुनाव आता है तो उसमें उनको एनडीए एक ही सीट देती है, और उस एक सीट को ये जीत लेते हैं, और उसके बाद से वो मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिलता है, और अभी वो वर्तमान में भारत सरकार के मंत्री हैं। तो इस तरह से, और उनके जो पुत्र हैं वही अभी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये संरक्षक हो गए हुए हैं, और जो हम पार्टी है उसके अध्यक्ष उनके पुत्र हैं, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। उनका नाम है संतोष कुमार सुमन, और वो बिहार सरकार में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पिता केंद्र में मंत्री हैं और पुत्र जो हैं वो राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। तो इस तरह से अब हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो सिर्फ केवल रामविलास पासवान जी ही उसमें नहीं थे, जबकि जिनके जो सूझबूझ के साथ लगातार विभिन्न मंत्रिमंडलों में बने रहे, विभिन्न गठबंधनों में जाते रहे, बल्कि मांझी जी की भी दूरदृष्टि है, और उस दूरदृष्टि और जो उन्होंने एक राजनीति में जो एक लंबा समय जो गुजारा है 1980 से और लेकर अब तक वो सक्रिय हैं राजनीति में, तो इनको भी अब राजनीति की बहुत ज़बरदस्त राजनीति पर पकड़ हो गई हुई है। और एक तरह से ये मौसम वैज्ञानिक नहीं कहें, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कहना, लेकिन निश्चित रूप से ये राजनीति में बहुत परिपक्व हैं, उनकी पकड़ है, और ये अंदाज़ा जो जनता का मूड है उसको भी इनको पहचानने की क्षमता है। अब ये बात अलग है कि सब लोग अपनी अपनी पार्टी को चाहते हैं कि हम अपनी पार्टी को बड़ा करें, हमको ज़्यादा सीट मिले, हम ज़्यादा जीतें, ज़्यादा हमारा प्रभाव हो, ये तो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन वो अपनी स्थिति को जानते हैं और उस स्थिति में जो पार्टी को बढ़ा सकें। और निश्चित रूप से एक बिहार में रामविलास पासवान जी के बाद बड़े दलित नेता के रूप में उभरे हैं, क्योंकि पासवान समाज तो बहुत ही समृद्ध समाज है, बहुत ही जुझारू समाज है, बहुत ही लड़ाकू समाज है। तो पासवान समाज से अगर कोई आगे बढ़ता है तो वो बहुत ही नेचुरल चीज़ है। लेकिन एक मुसहर समाज का व्यक्ति, जो समाज अभी भी बहुत बिहार में पिछड़ा हुआ है, उस समाज का व्यक्ति अगर आज केंद्र में मंत्री में बना हुआ है, केंद्रीय मंत्री है, राज्य में उसके पुत्र मंत्री बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसको एक बड़ी बात है राजनीति के अंदर। और इसके लिए बराबर हम लोग इसको जब भी राजनीति के बिहार की राजनीति की चर्चा चलेगी तो एक दलित नेता के रूप में रामविलास पासवान के समकक्ष तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग उनकी बराबरी की तरफ अग्रणी भूमिका में हम जीतन राम मांझी का नाम निश्चित रूप से लेंगे कि उन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी को वो चला रहे हैं, और उस पार्टी को एनडीए गठबंधन में रख के, और एक तरह से अभी समझिए तो माने जो एनडीए है उसमें एनडीए की नीतियों और ख़ास करके जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके लिए खुलकर बैटिंग बॉलिंग करने वाले अगर बिहार में कोई आदमी एक लीडर आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है तो वो जो है सो जीतन राम मांझी दिखाई पड़ते हैं, जो सरकार की नीतियों के प्रबल समर्थक बन के उभरे हैं। तो एक तरह से ये बहुत ही बड़ी बात है और हम
को ऐसा लगता है कि जो हम पार्टी सेकुलर है उसका भविष्य बिहार में अच्छा है। तो ये थी पूरी हम पार्टी के बारे में पूरी तमाम जानकारी कि किस तरह से ये काफ़ी नई पार्टी है, लेकिन जो जीतन राम मांझी जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की, उनका कितना राजनीतिक सूझबूझ जो है वो उसकी पकड़ कितनी मजबूत रही और किस तरह से वो हमेशा सत्ताधारी पार्टी के साथ में जो है या उसके साथ में वो हमेशा जुड़े रहे हैं। और जो मैंने शुरुआत में आपसे सिर्फ हम कहा, लेकिन जब इसको लिखते हैं तो हम HAM के साथ ब्रैकेट में S यानी सेक्युलर, इस बात के ऊपर विशेष जोर देना ज़रूरी है और कई बार शॉर्ट में इसको हम्स ऐसे भी कह देते हैं। तो ये थी हम पार्टी की पूरी जानकारी और ये जानकारी देने के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सबको। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।